माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का, माननीय वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का हमारे बीच पधारे हैं। उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, आपका भी स्वागत। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सलाहकार आदरणीय श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी का स्वागत और मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो मैं बहुत ही आदर के साथ सचिव नियोजन आदरणीय आलोक कुमार जी से निवेदन करती हूं कि कृपया सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम सभी की ओर से ये पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत हो रहा है। वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत। आप सबकी ऊर्जावान तालियां मंच तक जरूर आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी का स्वागत सचिव नियोजन आलोक कुमार जी कर रहे हैं। जैसा कि आदेश है, स्वागत की परंपरा यहीं संपन्न होती है। एक जोरदार तालियां और होनी चाहिए। बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कुशल मार्गदर्शन में, जिसके तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ करकमलों से नवचयनित शोधार्थियों को डाटा का संग्रहण, फील्ड वर्क और रिपोर्टिंग हेतु टैबलेट वितरित किया जाएगा। क्या है ये योजना, इस पर विस्तृत जानकारी और हमारे अतिथियों का विधिवत स्वागत करने के लिए मैं आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूं सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय, एपीसी महोदय, आईआईडीसी महोदय, अवनीश अवस्थी सर, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे साथी अधिकारीगण, जो 100 आकांक्षात्मक ब्लॉक से आए हुए हमारे ब्लॉक प्रमुख महोदय हैं, हमारे सभी 100 आकांक्षात्मक ब्लॉक से आए हुए खंड विकास अधिकारीगण और हमारे 9 चयनित सीएम फेलोज एवं पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से एवं खास तौर पर अपने 9 चयनित मुख्यमंत्री शोधार्थियों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वप्रथम बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सतत मार्गदर्शन और निर्देशन रहा है जो आज ये कार्यक्रम आयोजित हो सका है। मैं सभी शोधार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल आपकी चयन प्रक्रिया कैसे संपादित हो, बल्कि प्रशिक्षण में भी क्या क्या व्यवस्था होगी, उसके हर पहलू पर हम सभी का लगातार मार्गदर्शन किया है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहे हैं कि आप सभी के जाने के बाद आवास की भी और सुरक्षित आवास की आपकी व्यवस्था हो। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा सर कि हम सभी जिलाधिकारियों ने और सभी मुख्य विकास अधिकारियों ने सर सभी 100 लोकेशंस पे इनके आवास की व्यवस्था की है सर। 1 नवंबर से सर इन सभी शोधार्थियों को ज्वाइन करने के लिए कहा गया है सर। मैं पुनः बताना चाहूँगा कि कुल 26,684 शोधार्थियों ने जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इस पद के लिए अप्लाई किया था। उसमें से हम लोगों ने 350 सर इंटरव्यू के लिए चयनित किया था और आपके निर्देशन में सर आपके शिक्षा सलाहकार आदरणीय डीपी सिंह जी जो पूर्व चेयरमैन यूजीसी रहे हैं, उनके सानिध्य में हम लोगों ने इंटरव्यू की प्रक्रिया संपादित की। 100 शोधार्थियों का चयन किया गया था सर, जिसमें कि 41 पीएचडी हैं सर और बाकी 59 मास्टर्स, कोई भी मास्टर्स से नीचे नहीं है, एमटेक, मास्टर्स, एमफिल, ये इनकी योग्यताएं हैं सर। इनमें 27 महिलाएं हैं और 73 पुरुष हैं।
सर, इनके सभी के प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा कि आकांक्षात्मक ब्लॉक में जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके सब्जेक्ट मैटर के जो विभागीय सचिव, प्रमुख सचिव और HODs द्वारा इनको स्वयं संबोधित किया जाए। सबसे पहले हमारे मुख्य सचिव महोदय ने आप सभी को संबोधित किया था और किस तरीके से आकांक्षात्मक ब्लॉक में इनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या अपेक्षा रही है, उसके बारे में इनको बताया था। उसके बाद सर हमारे सभी जैसे सर सचिव स्वास्थ्य, सचिव महिला कल्याण, DG बेसिक, डायरेक्टर पंचायती राज, सभी ने सर संबोधित किया है और अपने अपने जो जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आकांक्षात्मक ब्लॉक में उसके बारे में बताया गया है सर इनको। इन्हें सर ये भी चीज़ें हम लोगों ने प्रयास किया है बताने का कि आगे जाने के बाद पहले प्रथम 15 दिन में इनका क्या चीज़, इनकी भूमिका होनी चाहिए, किस तरीके से इनको सभी खंड विकास अधिकारी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं और सारे CDOs भी आज लिंक से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से पहले 15 दिन में ये ब्लॉक पर जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठे, उनके कार्य को सीखे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल जानकारी दी गई है मगर प्रैक्टिकल जानकारी के लिए वहाँ पर ये सभी जैसे कि ब्लॉक लेवल जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, CDPO हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ उनके कार्यक्रमों को समझेंगे, जिससे कि ये आगे फिर जब फील्ड में विजिट करेंगे और उससे जो इनसे एक्सपेक्टेड है कि वो अपने इनपुट से जो आकांक्षात्मक ब्लॉक प्रोग्राम चल रहा है उसको अधिक से अधिक अच्छा बढ़ा पाएँ। तो ये हम लोगों की आपसे अपेक्षा रहेगी। एक आप लोगों को जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज आप लोगों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। उसमें हम लोगों ने सभी जरूरी ऐप जो हैं जो सरकारी सेवाओं से संबंधित है वो ऐप उसमें डाउनलोड किया है, जिससे कि आप न केवल अपने लिए उन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि गांववासी भी जो हैं वहाँ पर जिनसे आप संपर्क में रहेंगे लगातार, उनको आपको इन ऐप के माध्यम से जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में बताएंगे और उसका इस्तेमाल करना उनको सिखलाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने टाइम टू टाइम जो भी आज के डेट में हम लोगों ने आपको प्रशिक्षण में जो सामग्री दी है वो भी आपके टैब में डाउनलोड कर दिया गया है। एक मैंने लगातार आप लोगों से बोला है कि किस तरह से आपका आचरण होगा, उसके बारे में जरूर आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। आकांक्षात्मक ब्लॉक के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूँगा सर कि हम लोग 100 आकांक्षात्मक ब्लॉक है उसके लिए लगातार समीक्षा कर रहे हैं सर, और हमारे सभी खंड विकास अधिकारी यहाँ पे जो उपस्थित हैं और सभी ब्लॉक प्रमुख सर, सभी लोगों की मदद से उसमें काफ़ी सुधार हुआ है सर। मैं केवल 2 आंकड़े सर आपको बताना चाहूँगा और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को। BC सखी जो सर आपकी एक टॉप प्रायोरिटी है सर, उसमें 100 ब्लॉक में से 90 ब्लॉक हमारे स्टेट एवरेज से पीछे थे सर मार्च में, मगर आज के डेट में केवल 18 ब्लॉक सर हमारे स्टेट एवरेज से पीछे हैं, यानी कि 72 ब्लॉक आगे निकल गए हैं सर। उसी तरह से गोल्डन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आयुष्मान भारत के लिए सर जब आपने योजना की शुरुआत की थी मार्च में, उसमें 83 ब्लॉक पीछे थे सर स्टेट एवरेज से, आज केवल 39 ब्लॉक गोल्डन कार्ड में पीछे रह गए सर। तो मैं अपने यही शोधार्थियों से मेरी अपेक्षा है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आप लोगों को वो स्नेह और जिस तरीके से उन्होंने आप लोगों को जिस अपेक्षा के साथ चयन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी और हम सभी मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मैं पुनः सर इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, मुख्य सचिव महोदय का एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत अपने उद्बोधन से उद्बोधित करने के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी से निवेदन करती हूं कि कृपया अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आप सबकी प्रणाम रूपी जोरदार तालियों के साथ। आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी, हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्री अरविंद कुमार जी, श्री
आलोक कुमार जी और मुख्यमंत्री जी के सहायक श्री अरविंद अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी बीडीओज, अन्य महानुभाव, साथ ही अन्य अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कितना भी परिश्रम कर लें, कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन हम तकनीक के सहायता अगर नहीं लेंगे तो हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जो हमारे लिए अपेक्षित है या जो हमारे लिए लक्षित है। आज जापान और हिंदुस्तान की लगभग एक सी स्थिति है। जापान सेकंड वर्ल्ड वार में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन तकनीक के सहयोग से, तकनीक के माध्यम से आज जापान दुनिया की महाशक्ति बन गया और हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस तकनीक के माध्यम से ही अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी आलोक कुमार जी ने जो चाहे पीएचडी के लोगों का, चाहे एमफिल या उसके समकक्ष योग्यता वालों का जो परिचय कराया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि इतने क्वालिफाइड लोग इस तकनीक के माध्यम से हमको लक्षित परिणाम तक पहुंचाएंगे। और इस टैबलेट के वितरण के कार्यक्रम में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस पंचवर्षीय योजना में 2 करोड़ लोगों को टैबलेट वितरण करने के लिए जो लक्ष्य दिया है, मैं समझता हूं कि उसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हर तरह से हम टेक्नोलॉजी के प्रयोग करके ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं उन लोगों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और एक अपेक्षा उनसे ज़रूर करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी जिस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश और देश की सेवा कर रहे हैं, इन लोगों का अपना निजी कोई एजेंडा नहीं है। ये सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल प्रदेश और देश के बहबूदी और विकास के लिए ही समर्पित हैं कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे आए, लोगों को, आम आदमियों को सभी प्रकार की ज़रूरतें उनकी कैसे पूरी हों, उन लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी और खुशहाली कैसे आए। हम समझते हैं कि जिन लोगों को भी आज टैबलेट वितरण किया जा रहा है या जो महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, उनके सामने भी इस प्रकार का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि जब हमारे रोल मॉडल इस प्रकार की सोच रखते हैं तो हमको किसी न किसी रूप में उनको सहयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मन सहित आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। तकनीक के माध्यम से कार्य क्षमता में वृद्धि के आज के इस युग में मैं बहुत ही आदर के साथ अपने विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूं माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी को आप सबकी शुभकामना रूपी जोरदार तालियों के साथ। सीएम फेलोशिप 2022 के नियुक्त शोधार्थियों को टेबलेट वितरण के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सर्वप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय मनोज सिंह जी,
औद्योगिक विकास के मुखिया आदरणीय अरविंद कुमार जी, सचिव नियोजन आदरणीय आलोक कुमार जी, गृह सचिव आदरणीय संजय प्रसाद जी, सभी हमारे ब्लॉक प्रमुख मित्र, सभी हमारे खंड विकास अधिकारी, पत्रकार मित्रों और विशेष रूप से सीएम फेलोशिप कार्यक्रम में चुने गए सभी अभ्यर्थियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से प्रदेश की कमान संभाली, हर मोर्चे पर कीर्तिमान स्थापित करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। नीति आयोग ने तय किया कि हम देश के जो आकांक्षी जनपद हैं उनको चिन्हित करके वहां पर मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम मजबूत करेंगे। प्रदेश को तेजी के साथ डेवलप करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसी तर्ज पर प्रदेश के 100 ऐसे आकांक्षात्मक ब्लॉक तय किए। और ब्लॉक ऐसे नहीं थे कि पहले उनका अध्ययन कराया, रिसर्च हुआ, और उसमें मैं कह सकता हूं कि नियोजन विभाग ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। और उसके बाद 100 आकांक्षात्मक ब्लॉक तय करने के बाद ये तय हुआ कि कैसे उनको हम आगे बढ़ाएं, मुख्य धारा में लाएं। जो 5 बिंदु हैं प्रमुख रूप से, उन पर हम सबको काम करना है, जैसे चिकित्सा एवं पोषण है, शिक्षा है, कृषि एवं जल संसाधन है, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा आधारभूत संरचना। वैसे तो प्रदेश में आधारभूत अवसंरचना पर बहुत काम हुआ है। 2017 से पहले सड़कों का हाल सब लोग जानते हैं, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त सड़कें। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही महसूस हो जाता था कि आप प्रदेश में आ गए हैं। अन्य प्रदेशों की सीमा को जब क्रॉस करके आते थे और शाम होते ही पता चल जाता था कि उत्तर प्रदेश में हम प्रवेश कर गए, क्योंकि अंधेरा छाया रहता था। अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं का बुरा हाल था। प्रदेश में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे, चिकित्सकों की भारी कमी थी। अन्य विभागों का भी यही हाल था। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने चतुर्मुखी विकास के लिए हर मोर्चे पर काम किया है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने कानून व्यवस्था को लेकर के थी। गुंडे, बदमाश, माफिया, मवाली, इवेंदन, लुच्चे, लफंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड को भले ही कोई कहे कि छोटा सा स्क्वाड है, लेकिन 16,500 मुकदमे दर्ज करके ऐसे 15,000 से अधिक लोगों को हमने जेल में भेजने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश इसलिए बन रहा है, आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र ही नंबर 1 हो जाएंगे। कृषि के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। आर्थिक मोर्चे पर आने के लिए सारी कवायद जारी है। देश के नामी गिरामी उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी आप लोग दुनिया के उद्योगपतियों को प्रदेश में देखने वाले हैं। हमारी सरकार चाहती है कि पूरा प्रदेश एक साथ समवेत विकास करे। अभी तक जो हम लोग विकास की अवधारणा को देखते आए हैं वो मशरूम डेवलपमेंट था, कहीं यहां हो गया, कहीं वहां हो गया। लेकिन मैंने सिद्धार्थनगर जनपद को देखा, बलरामपुर जनपद को देखा, कुशीनगर जनपद को देखा, जो छोटे छोटे जनपद हैं जहां पर डेवलपमेंट की धारा नहीं बह पाई थी, लेकिन वहां भी अब महसूस होता विकास है। इंटरनेशनल क्वालिटी की सड़कें हैं, विद्युत व्यवस्था चाक चौबंद है, अस्पतालों में लोगों को दवाइयां मिल रही हैं। हर स्थिति में हमारा प्रदेश नंबर 1 पर काम करे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो डेवलपमेंट ठीक था, मध्य उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट और तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बुंदेलखंड हमारी मुख्य धारा में है। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमको पानी के लिए ट्रेन तलाशना पड़ा था। शर्म का विषय था। दुनिया में तस्वीरें गई थी कि समाजवादी पार्टी के साल की सरकार में पानी ट्रेन से आ रहा है, बुंदेलखंड के लोग लाइन लगाकर पानी पी रहे थे। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अब पानी की बुंदेलखंड में किल्लत नहीं, वहां अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 2024 तक सबके घर में हम जल जीवन मिशन के तहत नल से जल योजना लागू करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम लोग 17 को मना रहे थे तो लाखों की संख्या में कनेक्शन दिए गए, घर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मैंने प्रदेश का भ्रमण किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तो हमने पाया कि जिलाधिकारी के कार्यालय से बेहतर पंचायत भवन हमारे प्रदेश में बन चुके हैं। ऐसा पंचायत भवन आप देखेंगे, हमारे जो शोधार्थी मित्र जाएंगे जब ब्लॉकों में देखेंगे पंचायत भवन A क्लास का, आपको महसूस होगा कि लोक भवन में आ गए हैं। खूबसूरत टाइल्स हैं, फर्नीचर,
सभागार, पंखे लगे हुए हैं, और कई प्रधान जब बैठते हैं तो हमारी जब महिला प्रधान वहां बैठती है तब हमें गौरव का अनुभव होता है। यह है बदलता हुआ भारत, यह है बदलता हुआ उत्तर प्रदेश। ऐसा उत्तर प्रदेश है। तो उसी अनुक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 100 ब्लॉक जहां पर आधारभूत अवसंरचना की कमी है, अन्य जो सूची बनी है 4-5 बिंदुओं की, उन पर हमें काम करना है। शोधार्थी मित्रों, आप पर बहुत भरोसा हमारी सरकार ने किया है। आप किसी भी स्थिति में कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, तत्काल सरकार को अवगत कराएं, और आपको जान लगा देना है और उन ब्लॉकों में हमें रिजल्ट देना है। और जिस दिन रिजल्ट आप दे दोगे, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आएगा और ये इनाम, ये तमगा आपको मिलने वाला है। कोई से आपको टच नहीं कर पाएगा। जो काम है वो दिखता है। प्रतियोगिता काम की होना चाहिए। आसपास में आप ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे, आपको दुश्वारियां भी सहना पड़ सकता है, रहने खाने में दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन जैसे ट्रेन पर हम सवार होते हैं तो 15 मिनट ट्रेन के बहुत खराब होते हैं जो रिजर्वेशन नहीं होता है। 15 मिनट बाद सीट भी बन जाएगी और धीरे से जो लेटा हुआ आदमी पैर सिकोड़ लेगा, कहेगा चाचा क्या खाना खाएंगे। तो यही स्थिति है। आप जब जाओगे सब सिस्टम बन जाएगा। कहीं आपको ब्लॉक प्रमुख से दिक्कत होगी, कहीं प्रधान से दिक्कत होगी, लेकिन सामंजस्य बना करके हमको रिजल्ट देना है। परिणाम तय करेगा जीता कौन है, बाकी कोई कुछ नहीं देखता। तो हमें परिणाम देना है। मैं ऐसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन के लिए नियोजन विभाग को, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में हम पुनः यहां इकट्ठा होंगे। 100 ब्लॉकों में जो टॉप पर आएगा उसको हम लोग सम्मानित करेंगे, ऐसा मैं नियोजन विभाग के मुखिया से कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और साथियों, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत अब मैं बहुत ही आदर के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूं माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को। आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ आइए। भारत माता की। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए निश्चित तौर से नियोजन विभाग बधाई का पात्र है। और ऐसे कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मौजूद होना, हमारे साथी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश जी का, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी का मौजूद होना, यह इस कार्यक्रम को और महत्वपूर्ण बना देता है। हमारे मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी और मंच पर और मंच के सामने सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं जो चयनित हुए हैं, इतनी संख्या भी बता रहे थे आलोक जी, कितने लोगों के बीच में से आपने मुकाबला करके सफलता प्राप्त की है, इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में मैं एडवांस में आप सबको दीपावली की भी बधाई दे देता हूं। आज का दिन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। देश और दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं सुना होगा। आज आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का दिन है, इसकी भी आप सबको बधाई है। जिन पुलिस वालों के कारण से, रात दिन परिश्रम के कारण से आज हमारा प्रदेश सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज पुलिस स्मृति दिवस भी है और इस स्मृति दिवस पर मैं सभी अपने पुलिस के एक एक जवान, एक एक अधिकारी, सबको बधाई देता हूं। और जिन्होंने राज्य की सेवा करते हुए अपना बलिदान दिया है, ऐसे बलिदानियों को नमन भी करता हूं। देखिए, आज जब यहाँ पर आप सब जिस काम के लिए चयनित हुए, वह एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब ठान लो तो कोई काम बड़ा नहीं होता। शोध एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आज सफलता का कीर्तिमान अगर मैं कहूं तो पूरे विश्व के अंदर किसी देश का फहरा रहा है। कोई स्टिकर लगा करके दुनिया का कोई देश अपने को कहे कि हमने यह शोध किया और इसमें हमने सफलता प्राप्त किया, लेकिन हिंदुस्तान के युवाओं और युवतियों के बिना दुनिया का कोई देश किसी भी शोध में आज सफल नहीं है। इसलिए आज आपको शोध का काम मिला, और वो भी गांव के शोध। गांव के अंदर जाएंगे, गांव के अंदर जब आप जाएंगे, क्योंकि मैं गांव के बैकग्राउंड का हूं,
इसलिए मैं आप सबको, जो शोधार्थी हैं, आप जाएंगे, पहले कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आपका सबका साक्षात्कार होगा। मुझे नहीं मालूम जो 100 लोग यहाँ पर चयनित किए गए हैं उसमें से गांव के बैकग्राउंड वाले कितने लोग, काफी लोग। तो इसलिए गांव के जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको काफी चीजें गांव की पता होगी। हमारे सामने गांव का सर्वांगीण विकास, देखिए गांव का विकास नहीं होगा तो प्रदेश का विकास नहीं होगा, और प्रदेश का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। हम इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं उत्तर प्रदेश के रूप में, और गांव के विकास के लिए जब से मैं ग्राम विकास विभाग का मंत्री का दायित्व तो पाया हूं, मुझे लगता है कि जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन यह जो 100 आकांक्षात्मक जनपद जो पिछड़ गए हैं दौड़ में, उनको बराबरी पर लाने का नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। जब कोई योजना इस प्रकार से बन जाती है तो वह पीछे नहीं रह जाते, वो सबको पीछे कर देते हैं। और आने वाले समय में निश्चित तौर से मैं यह विश्वास से कह सकता हूं कि ये 100 जिले सबसे आगे हो जाएंगे प्रदेश में। बाकी 726 जिले, उनको आगे होने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन आप जब शोध के लिए जाइए, देखिए हमारी सरकार का ये अब ये कार्यक्रम देने का या लक्ष्य देने का या आपको जिम्मेदारी देने का, या पूरी टीम के साथ बड़ी भारी फौज है, उस फौज के साथ जो आपको जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है, वह जिम्मेदारी इस बात की दृष्टि से लिया गया है कि हम विकास की दृष्टि से, केवल हमारा जो रोड मैप बना है 75 इंडिकेटर्स बने हुए, वह केवल 75 इंडिकेटर्स का मतलब नहीं है। हम देखते हैं गांव में रहने वाले हम में से अनेक लोग इस बात को जानते होंगे कि कई योजनाएं जाती हैं, लोगों को उसका लाभ मिलता है और उस लाभ का सदुपयोग नहीं होता है। वो सदुपयोग कैसे हो? यहां सारे खंड विकास अधिकारी बैठे, सारे हमारे ब्लॉक प्रमुखगण भी बैठे हुए हैं, ग्राम जो 14 मंत्रालय, उन मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी भी बैठे हुए हैं। देखिए गांव के अंदर बहुत अच्छे भाव हैं लोगों के, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो बिगाड़ आ रहा है। जैसे पहले क्या होता था, जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी नहीं थे, तब क्या था, तब जो शौचालय स्वच्छ भारत का जो एक महामंत्र आज पूरे विश्व में गूंज रहा है, स्वच्छ भारत के अंतर्गत बनने वाले शौचालय, जो गांव के रहने वाले वो जान लें, वो जानते भी होंगे, शौचालय के मतलब लकड़ी बाड़ा, मुर्गी बाड़ा, बकरी बाड़ा, कंडी बाड़ा, यह सब रखने का स्थान बन जाता था और उस शौचालय का उपयोग नहीं होता था। और भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता था कि उस समय की सरकारों के प्रधानमंत्रीगण संसद में खड़े होकर के कहते थे कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 रुपया पहुंचता है। और आज हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी अथवा आदरणीय योगी जी लखनऊ और दिल्ली से अगर 100 रुपया भेजते हैं कि 100 का 100 पूरा रुपया उस लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। ये जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त गांव बनाने में आप सब इस शोध के दौरान जो इंडिकेटर्स हैं उनके अलावा भी आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। उन नई चीजों को भी खोज करके देना, लाना, यह हमारी केवल इसलिए नहीं ड्यूटी है कि हम 100 लोग चयनित हो गए और हमको विभाग ने दायित्व दिया इसलिए हमें करना है, बल्कि हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनाना, इसलिए हमको ये काम करना है। और हम क्या क्या कमियां हैं, सरकार तो सारे प्रबंध करती है, इतने बड़े बड़े बजट लाती है। आज जो परिवर्तन थोड़ा आप इतना बड़ा देखें, 5 साल के अंदर, 8 साल में केंद्र की, 5 साल में प्रदेश की, जो सरकार ने मिल करके काम किया है, उस काम का परिणाम गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जब गांव में जाओ तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना उदाहरण के लिए, कितने आवास, 26 लाख से अधिक आवास ग्रामीण क्षेत्र में बने। अब 26 लाख से अधिक आवास के बाद भी बहुत सारे लोग बाकी थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना भी उसके लिए शुरू की है और उसके अलग फिगर है, उसका आपको शायद मिला होगा इस जो 75 इंडिकेटर्स है उसके अंदर। लेकिन यह आवास योजना में कई बार एक व्यक्ति पात्रता सूची में आता है और वह व्यक्ति आ जाता है जिसके 4 मंजिल के मकान खड़े हैं। इसकी भी जानकारी करना गांव के अंदर यह भी आवश्यक है। और कई ऐसे जो झोपड़ी में रह रहे थे, उनको चाहिए था, उनका नाम नहीं आया है। ये गांव की राजनीति में विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए,
या हमें यह भी एक बड़ा विषय, इसको भी हम कैसे निकालें, वर्तमान प्रधान, निवर्तमान प्रधान और भावी प्रधान के बीच में, वर्तमान प्रमुख, निवर्तमान प्रमुख और भावी प्रमुख, यह एक बड़ा एक बीच का एक रास्ता निकालने का विषय रहेगा। मैं आप सब लोगों से आज, चूंकि यह गरीब कल्याण को समर्पित कार्यक्रम है, लंबा भाषण करने का समय नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा और आप सब स्वयं भी ये बहुत सारी चीजें जानते हैं। शोध का परिणाम क्या होता है आपको याद होगा, जब इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आज के भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। फिर वर्तमान भारत रत्न जब लोक भवन में आप आए होंगे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा प्रधानमंत्री के रूप में जब वह आए तो उन्होंने जय विज्ञान का नारा उसमें जोड़ा। वर्तमान प्रधानमंत्री जो आज भगवान केदारनाथ के दरबार में माथा टेक रहे हैं, भगवान बद्री विशाल के दरबार में माथा टेक रहे हैं, पूरा देश देख करके आनंदित हो रहा है, स्वयं भी सब लोग दर्शन पा रहे हैं, उन्होंने जय अनुसंधान का नारा दिया। आप कल्पना करके जाइएगा यहाँ से कि अगर ये अनुसंधान नहीं होता, ये शोध नहीं होता, तो क्या भारत अपनी वैक्सीन बना पाता? क्या हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन पाते? क्या हम मंगलयान और चंद्रयान 3 की आज मैं देख रहा था योजना, ये कर पाते? क्या ये तमाम सारे क्षेत्र आप सब बड़े बड़े अच्छे प्रकार से जानते हैं, लेकिन मेरा यह आप सबको आह्वान है, जो कागज में लिखे हुए बिंदु हैं उस पर तो फोकस करिएगा ही, उसके अलावा बहुत कुछ ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चमके और दिखे। उसके लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा करता हुआ, आप सब जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफल हों, ऐसी शुभकामना देता हुआ एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रकट करता हुआ अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और साथियों, कहते हैं कि एक समृद्ध और खुशहाल भारत की आधारशिला है हमारे गांव का विकास, और गांव के विकास की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे नवचयनित शोधार्थियों को दी गई है। वो शोधार्थी जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने शुभ कर कमलों से टैबलेट वितरित करेंगे, उस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूं श्वेता सिंह को जोरदार तालियों के साथ। इसी क्रम में नेहा सेठ भी आ जाएं। सर्वप्रथम श्वेता सिंह। आपको इस जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप अपने इरादों में खरी उतरेंगी, ऐसी हम कामना करते हैं। तालियां मंच तक जरूर आनी चाहिए, आपकी शुभकामना रूपी तालियां। बहुत बहुत बधाई। नेहा सेठ, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये दायित्वों का निर्वहन करने के लिए इन्हें चुना गया है। ये सभी नवचयनित शोधार्थी हैं जिन्हें विकास कार्यों के लिए चुना गया है। समर्थ शर्मा और इसी क्रम में पंकज वर्मा भी आ जाएं। अभी आप यहीं पर रुक जाएं प्लीज। समर्थ शर्मा को बहुत बहुत बधाई। पंकज वर्मा नवचयनित शोधार्थी, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आप सबको चुना गया है। उपकारी नाथ त्रिपाठी जी, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। ये सभी एक समृद्ध और समर्थ भारत की आधारशिला के तहत अपना कार्य करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी को। अंत्योदय से अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कामगार से किसान तक, सुरक्षा से शिक्षा तक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में नया उत्तर प्रदेश नव निर्माण की स्वर्णिम पटकथा लिख रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से
विनम्र निवेदन करती हूं कि आज के इस शुभ मौके पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम में आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठतम सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश शासन के वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अवस्थापना व औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, नियोजन विभाग के सचिव श्री आलोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक जनपदों से जुड़े हुए खंड विकास अधिकारीगण, 100 चयनित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के शोधार्थीगण, उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और अपर मुख्य तथा प्रमुख सचिवगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उनके विजन को जमीनी धरातल पर लागू करने की दिशा से 100 सीएम फेलो को हम लोग आज यहां पर एक प्रकार का नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के वहां की टीम के साथ मिलकर के नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के साथ अपने आप को जोड़ करके प्रतिदिन की गतिविधि को अपलोड करना और वहां की प्रतिदिन की विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना है। मैं सबसे पहले इस आयोजन पर आप सबका ट्रेनिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन ये उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 24 से 25 करोड़ की आबादी देश की अकेले उत्तर प्रदेश में रहती है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। 1 लाख से अधिक हमारे पास राजस्व गांव हैं, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 75 जनपद हैं, 826 विकास खंड हैं। इन सभी को अगर ध्यान में रखेंगे तो देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला कोई राज्य है जिसकी आज भी 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और वहां की अर्थव्यवस्था का आधार वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। वहां पर उन 100 आकांक्षात्मक जनपदों को चयन करके जो विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए थे, उन्हें सामान्य जनपदों की सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसके लिए 100 सीएम फेलोज को आज हम वहां पर तैनाती दे रहे हैं, जो वहां पर अगले कुछ वर्षों के अंदर अपना परिणाम देंगे और अपने कार्यक्रमों के साथ प्रदेश सरकार की विकास की यात्रा में सहभागी बनेंगे। हम सब जानते हैं 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग को आदेश दिया था कि देश के अंदर
जो 600 जनपद हैं, इनमें से कितने ऐसे जनपद हैं जो आज भी आकांक्षात्मक हैं? उन आकांक्षात्मक जनपदों के लिए कुछ पैरामीटर तय किए गए थे। शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण है, कृषि और जल संसाधन है, स्किल डेवलपमेंट का है, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। 6 अलग अलग क्षेत्र में 75 इंडिकेटर के साथ उस समय नीति आयोग ने एक व्यवस्था बनाई थी कि इन 112 जनपद ऐसे चयनित हुए थे पूरे देश के अंदर जिन जनपदों को विकास की आवश्यकता थी, सपोर्ट की आवश्यकता थी, सहयोग की आवश्यकता थी, जिससे वो सामान्य जनपदों की श्रेणी में आ सके। और उन 112 में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब 8 जनपदों को सामान्य जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने की बात सामने आई थी, नीति आयोग की टीम यहां आई थी, मेरे साथ बैठी थी। प्रारंभ में मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है ये सब, लेकिन हमने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जब कार्य प्रारंभ हुआ तो कार्य प्रारंभ होने के बाद अब आश्चर्य करेंगे कि हमने कुछ चीजें तय की। मैं अपने उस समय मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ बैठा, सरकार के सभी अधिकारियों के साथ बैठा और हमने कहा सबसे पहली शर्त तो होनी चाहिए कि वहां पे पूरा मैन पावर हो, वहां पे अधिकारियों की कमी न हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि विभाग में, जल संसाधन विभाग में, स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां पर कुछ कार्यक्रम हम चलाएं। अन्य क्षेत्रों में भी जो हमारे वित्तीय समावेशन के लिए बैंकर्स के साथ हमारी बैठकें होती थी, नियमित बैठकें होती थी, मैं स्वयं उसकी समीक्षा करता था। और मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि जब इसके परिणाम आने प्रारंभ हुए, यद्यपि हमने वहां पे कोई सीएम फेलो नहीं तैनात किया था, कम जनपद थे, 8 ही जनपद यूपी के थे, लेकिन हमारी टीम ने, प्रशासनिक टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और उसका परिणाम क्या आया कि देश के अंदर जिन 10 जनपदों ने सबसे अच्छा काम किया, उन 10 जनपदों में से पहले 5 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 के 8 जनपद थे। यानी नियमित मॉनिटरिंग और शासन के द्वारा कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी की शर्त थी कि कोई पैसा अतिरिक्त नहीं देना है, कन्वर्जन के माध्यम से सारे कार्य होने हैं और परिणाम हम सबके सामने। और ये रिजल्ट ये बताता है कि समस्या पैसा नहीं है, समस्या उसके नियोजन की और उचित समीक्षा और उसकी उचित मॉनिटरिंग की है। और जैसे ये कार्य प्रारंभ हुआ, परिणाम सामने आता हुआ दिखाई देने लग गया। और इसीलिए हम सब ने उसी से प्रेरणा प्राप्त करके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, ऐसे जो 826 विकास खंड हैं, उन विकास खंडों में भी 100 ऐसे चयन किए जो इन सभी पैरामीटर्स में पीछे छूट गए। उनको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के साथ साथ सामान्य जनपदों की तर्ज पर हम आगे विकसित कर सके। इस पर कार्य प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने नियोजन विभाग में डैशबोर्ड बनाया, चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की और मुझे सबसे अच्छी प्रसन्नता इस बात की है कि 26,000 से अधिक लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। चयन होने थे 100 और यह भी हर व्यक्ति जानता था कि जो चयन होना है, उन्होंने एक शोधार्थी के रूप में काम करना है, इंडिपेंडेंट नहीं, वहां ब्लॉक की टीम के साथ में एक समन्वय, टीम वर्क दिखना चाहिए। उस टीम वर्क के साथ उनको कार्य करना है और वहां पे शासन उनको इस दौरान एक निश्चित मानदेय देगी, लेकिन उनको अपने हर एक गतिविधि को प्रतिदिन अपडेट करना पड़ेगा।
कहां का विजिट किया, वहां के परिणाम क्या हैं। ये इस देश से जो 100 सीएम फेलो चयनित हुए हैं, विगत कुछ दिनों से इनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम यहां पर ग्रामीण संस्थान में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान में इनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम संपन्न हुए और संपन्न होने के बाद आज उन्हें टैबलेट वितरण का कार्यक्रम के साथ ही उसके लिए नियुक्ति के लिए अधिकृत भी किया जा रहा है कि वे लोग इसके बाद जाएंगे, नियोजन विभाग के मार्गदर्शन में वहां पर कार्य करेंगे, अपनी ब्लॉक की टीम के साथ समन्वय बनाते हुए वहां कार्य करेंगे। जिले के अंदर सीडीओ, क्योंकि केवल 34 जनपदों में ये 100 विकासखंड आए, वहां के सीडीओ को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। बीडीओ और उनकी पूरी टीम के साथ उन्हें काम करना है और उस कार्य के परिणाम को प्रतिदिन अपलोड करते हुए नियोजन विभाग के डैशबोर्ड के माध्यम से करना। डैशबोर्ड का हम प्रतिदिन अवलोकन कर सकते हैं कि कहां पे क्या प्रोग्रेस है और उस प्रोग्रेस के आधार पर फिर रैंकिंग होगी, कौन किस विकास खंड की क्या रैंकिंग है, उसमें क्या सुधार हुआ है, और फिर नीति आयोग की तर्ज पर उन्हें इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी हम उन विकास खंडों को अतिरिक्त भी देंगे कि उन्होंने ये काम किया, उसके लिए हम एक सहयोग करने जा रहे हैं, इसमें करने एक सहयोग करने जा रहे हैं। इस दिशा में हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर, एक तो जो 100 फेलोज हैं, इनसे सबसे मैं कहूंगा उनके लिए शोध का एक अवसर भी है। ये ग्रामीण विकास में शोध का एक अवसर, पूरा एक विकास खंड उनके लिए कार्य करने के लिए मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए इससे अच्छा मॉडल आपके पास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी का राज्य, आप सब जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को हम साकार कर सकते हैं और उन्हें साकार करने के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसी कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था के आधार हुआ करती थी। आज भी आप देखते होंगे गांवों में हर तबके का व्यक्ति है, जाति अलग हो सकती है, मत और मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन पूरा गांव एक परिवार की भांति काम करता हुआ दिखाई देता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी के पास जमीन है और किसी के पास नहीं तो हम इसकी जमीन को बांट के उसको दे दें, नहीं, इसके पास जमीन है तो दूसरे के पास स्किल है, ये दोनों मिलकर के काम करते थे, परिणाम सामने आता था। गांव में कोई खेती कर रहा है तो कोई बाजार के साथ जुड़ा हुआ है, बीज से बाजार तक की व्यवस्था एक ग्राम पंचायत स्वयं उपलब्ध करवाती थी। गांव में गांव की व्यवस्था हर एक के साथ जुड़ी हुई थी। गांव का पुरोहित भी है तो गांव का नाऊ भी है, गांव का कारपेंटर भी है, गांव का बढ़ई है, गांव का राजमिस्त्री है, गांव का ये सब कुछ है और पूरा गांव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित होकर के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त प्रदान करता था। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। यही थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना। उस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए ही हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना प्रारंभ की। ये जनपद स्तर पर है, इसको हम कुछ दिनों में इसके विस्तार की कार्य योजना को भी लेकर के आगे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा जो 100 सीएम फेलोज आज शोधार्थी के रूप में उन विकास खंडों में तैनात हो रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि वहां पर जाकर के उनको कुछ कार्य करने होंगे। और अपना देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, हम अपने कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते, डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाते, और जब हमारे पास डाटा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हमारी कायदे से नहीं होती है, तो फिर हम उस पर कोई अच्छा शोध पेपर भी तैयार नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोगों ने मंत्री समूह अपने गठित किए, वे मंत्री समूह जगह जगह जा रहे हैं, वे नियमित रूप से रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करवाते हैं। 75 जनपद थे तो मैंने 25 जनपद स्वयं ले, 25 जनपद केशव प्रसाद मौर्य जी को, 25 जनपद श्री ब्रजेश पाठक जी को दिए कि भाई हम लोग भी विजिट करें,
और देखें मंत्री समूह के कार्य के साथ साथ वहां पर कार्य की गति को कैसे तेज किया जा सकता है, उसके परिणाम अच्छे आए। लेकिन परिणाम के साथ साथ हम अपनी रिपोर्ट को कैसे डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कर सकते हैं। मैंने देखा मेरे पास 25 जनपदों की पूरी एक थीसिस श्री ब्रजेश पाठक जी ने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि देखिए मैं इन जनपदों में गया था और इन जनपदों को इस रूप में हमने वो करके बैठक ली, अलग अलग ग्रुप के साथ कैसे हम बैठे, उसके परिणाम कैसे सामने आए। अपने आप में इतनी मोटी थीसिस तैयार हो गई, वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेशन है। उस पर अगर वो लिखना चाहेंगे अपने आप में एक बहुत अच्छी पुस्तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम समाज से ले रहे हैं और एक अवसर होगा आपके पास कार्य करने का। मैं जब बार बार कहता हूं, हो सकता है मेरी बात को बहुत सारे लोग बुरा मानते होंगे, मैं जब बार बार कहता हूं कि वे शिक्षकों को पठन पाठन के अलावा उनको गांव की जनगणना के साथ साथ मतदाता सूची के कार्य के साथ जरूर जाना चाहिए। उसने गांव की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की पूरी जानकारी हो पाती है। वो शिक्षा क्या जो हमें केवल सैद्धांतिक जानकारी तक, अक्षर ज्ञान तक सीमित रखे। अगर व्यावहारिक जानकारी न दे सकते तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं जीवन में। व्यावहारिक जानकारी जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं, उन गांवों में जाकर के जहां हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें जानकारी तो होनी चाहिए इस गांव में कितने परिवार रहते हैं, किन किन परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोग कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग स्ट्रीट वेंडर हैं, कितने लोग श्रमिक हैं, कितने पशुपालक हैं, कितने लोग किस किस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। ये जानकारी तभी होगी जब हम डोर टू डोर जाएंगे, एक एक घर का सर्वे करेंगे और जानकारी लेने के बाद फिर उस सर्वे को शासन को भी अवगत कराएंगे। बहुत सारे ऐसे कथित विद्वान हैं जिन्होंने कहना शुरू कर दिया इन शिक्षकों से अब और दूसरा काम लेना ही नहीं है, अब इनको केवल विद्यालय में ले जाना है। और मुझे लगता है कि मैं उस दिन के आदेश को भी देखने वाला हूं जिस दिन वो ये कहेंगे कि कोई आवश्यकता नहीं, ये लोग घर से भी ऑनलाइन अपना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोरोना नहीं भी है तो क्या दिक्कत आ रही, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, कौन बात है, वो तो हो ही रहा है। उसमें भी कोई आदेश किसी दिन आ जाएगा, कोई उसमें भरोसा नहीं जी। लेकिन हम सबको व्यावहारिकता को जानना पड़ेगा और उसकी सच्चाई को भी जानना पड़ेगा और उस सच के तह में जाकर के हम लोगों को कार्य करना होगा। और इसलिए 100 जो शोधार्थियों को आज हम भेज रहे हैं उनसे मैं एक आग्रह करूंगा कि अगला 2 साल 3 साल तक उन्हें उन विकास खंडों में कार्य करना पड़ेगा और कार्य करते हुए अपना परिणाम देना पड़ेगा। और जब वहां पर जाएं तो एक अपना अच्छा शोध ग्रंथ भी लिखें ग्रामीण विकास पर, क्योंकि आप में से मैं देख रहा था ज्यादातर लोग पीएचडी हैं, एमटेक हैं, एमफिल हैं। और आपके लिए एक अवसर होगा, क्योंकि आपका यह शोध ग्रंथ अपने आप में, देखिए लिखने की सीखने में किसी भी उम्र में सीखने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई परहेज नहीं होना चाहिए। हमें हर दिन हर उम्र हमारे लिए सीखने की होती है, कुछ नयापन देने की होती है। भारत की परंपरा तो यही कहती है कि आनो भद्रा कर्तो यंतो विश्वत, यानी ज्ञान की परंपरा जहां से भी आ सकती है, ज्ञान की उस धारा के साथ हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए और ज्ञान की उस धारा के साथ जोड़ करके आप अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे सकते हैं। जो 100 CM फेलोज आज यहां पर हम भेज रहे हैं 100 विकास खंड के लिए, जो आकांक्षात्मक विकास खंड है, इन 100 विकास खंडों को हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, सामान्य जनपदों से भी अच्छी श्रेणी में पहुंचाना है। हमारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षगण भी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे सुनिश्चित करें कि इन 100 विकास खंडों में पूरा मैन पावर रहे, कहीं भी मैन पावर की कमी न हो। 100 विकास खंडों के जो CM फेलोज वहां जा रहे हैं, इनके लिए आवासीय व्यवस्था जिला प्रशासन उन विकास खंड मुख्यालयों पर करे और वहां पर एक सुरक्षित और अच्छा वातावरण उन लोगों को दें। उन्हें वहीं से फिर
पूरे विकास खंड का भ्रमण विकास टीम के साथ और अकेले भी जाकर के करना होगा। इस बात की ट्रेनिंग उन्हें पिछले कुछ दिनों की ट्रेनिंग के दौरान दी गई होगी और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त दे रहा हूं। मैं यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, नियुक्ति विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी गण भी हैं कि जो 100 सीएम फेलोज होंगे एक नया प्रयोग होगा। इनमें से जो भी बाद में शासकीय सेवा में आना चाहेगा इनको हम वेटेज देंगे, एक निश्चित वेटेज देने का काम भी करेंगे और इनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि तब तक इनके पास कार्य का एक अनुभव हो चुका होगा और इनको शासकीय सेवा में फिर वेटेज, एज में रिलैक्सेशन और साथ साथ इस कार्य का अगर इनकी अच्छी रैंकिंग है तो उसके लिए फिर हमें उनको उस व्यवस्था के साथ जोड़ने की कार्रवाई के लिए भी शासकीय सेवा में जब विज्ञापन निकलेंगे 2 साल 3 साल के बाद तो उसमें एक वेटेज भी उनको देने की कार्रवाई के साथ ये प्रक्रिया अभी से जुड़नी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार के फेलोज को हम प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकें। अभी तो हम ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, अभी हमें नगर विकास के क्षेत्र में भी इस प्रकार का कार्य करना है। हमारे पास इस समय देश के अंदर सबसे बड़ा अर्बन बॉडीज हमारे पास हो चुकी है। अर्बन बॉडीज का मतलब यानी 763 और मेरा अनुमान है कि कुछ समय के बाद ये बढ़कर के 800 क्रॉस करेगा, लेकिन अभी भी वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हम इन नगर निकायों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, जनता को बुनियादी सुविधाएं कैसे उपलब्ध करवाएंगे, ये इस दिशा हम उस पर कार्य करेंगे। मैंने औद्योगिक विकास विभाग को भी कहा है कि प्रदेश में निवेश के लिए भी कुछ फेलोज हमें रखने चाहिए, आईआईएम से जुड़े हुए हों, आईआईटी से जुड़े हुए हों, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हों, ऐसे 50 हो 100 हो उनको हम जोड़ें और एक एक निवेशक के साथ उन्हें जोड़ें। निवेशक ने आवेदन किया, आवेदन उसका पर्याप्त है, फिर शेष कार्य हमारा फेलो यहां पे करेगा। उसको जब तक कि उसकी फैक्ट्री का भूमि पूजन का कार्य और उसका कार्य शुभारंभ न हो जाए तब तक की निगरानी का काम और उसको अपडेट करने का काम और फेलो स्वयं ही करे। इस दिशा में औद्योगिक विकास को भी इस विभाग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें निर्णय लेने की प्रकृति के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी यंग जनरेशन को आगे बढ़ के उसकी ऊर्जा का लाभ हमें लेना होगा और जब भी हम इस कार्य को करेंगे हमारी जो प्रतिभावान युवा शक्ति है, जो आज दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ दे रहा है, इसकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अगर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में कोई देर नहीं लगेगी। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में हमें कोई देर नहीं लगेगी। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं 100 जो सीएम फेलोज हैं जिन्हें आज 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के अपने कौशल का परिचय देना है, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो। और मेरा यह मानना है कार्य करने की उम्मीद वहीं पे होती है जहां पर पहले न हुआ हो या जहां पर लोग कम विकसित हुआ हो। आपको उस कंपनी के 2 उन एजेंट्स की जानकारी होगी जिनके बारे में जिनको कंपनी ने चयन तो किया, लेकिन चयन करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे कार्य करेंगे, भ्रमण करने के बाद उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। 2 लोग थे, दोनों में से दोनों ने अलग अलग वक्तव्य दिए। एक ने कहा जूता बनाने वाली कंपनी थी, तो उसने कहा साहब यहां पे जूता फैक्ट्री चल नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा साहब यहां कोई जूता पहनता ही नहीं है। दूसरे से पूछा गया, उसने कहा कि चयन एक का होना था। उसने कहा साहब यहां पे फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि यहां किसी के पैर में जूता नहीं है और जब हम बनाएंगे उसका प्रचार प्रसार करेंगे, हम उसको पहनने का अभ्यास करवाएंगे तो ये जूता खूब बिकेगा। और उस 2 सेकंड वाले का ही चयन हुआ जिसने कहा साहब यहां पे चलेगा क्योंकि यहां संभावना है।
और वह संभावना आपके लिए अपने आप को, अपने कौशल को दिखाने का एक अवसर 100 विकास खंडों के अंदर 100 सीएम फेलोज को उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और बहुमूल्य सुझावों के लिए एक जोरदार ताली और होनी चाहिए हम सभी को शिक्षात्मक आशीर्वचन देने के लिए। और अब साथियों, विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं विशेष सचिव नियोजन श्री अमित सिंह बंसल जी को कि आप सभी का आभार व्यक्त करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ आइए। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों में नवीन ऊर्जा का संचार करने, उन्हें कर्तव्य पथ पर अग्रसर करने, व्यवहार परक एवं सटीक मार्गदर्शन करने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शोधार्थियों को सरकारी सेवा हेतु वेटेज देने के जो निर्देश दिए गए हैं, उसके लिए मैं समस्त शोधार्थियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सर, मैं समस्त नवचयनित शोधार्थियों की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनके द्वारा आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अथक प्रयास किए जाएंगे। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय एवं वित्त मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त महोदय, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सचिव नियोजन महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके प्रेरणादायी उद्बोधन से शोधार्थियों को आपके विस्तृत अनुभव एवं विशेषज्ञता का भरपूर लाभ प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जन व सामान्य हेतु संचालित सामाजिक, आर्थिक, रोजगारपरक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों की योजनाओं को शोधार्थियों हेतु बेहतर समवर्ती मूल्यांकन किया जा सकेगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य समस्त जनमान्यगण का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा हमारे उन सभी शोधार्थियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के। सभी के चेहरों पर एक खुशी है, एक उत्साह है, एक जोश है, एक जुनून है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने आखिरी वर्षों में उन सभी को सही दिशा निर्देशन दिया है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत सभी युवाओं में